पार्टीशन होता है जी हमारे पास जो यूट्रस का साइज़ है ना वो डिक्रीज़ कर जाता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये भी एक फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है। अच्छा, दो चीज़ें हमने याद कर ली। नंबर वन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स एंड नंबर टू यूट्रस आफ्टर पार्टीशन एंड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स दैट इज नोटोकॉट एंड थायरोग्लॉसल डक्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास पैथोलॉजिक एट्रोफी। इसके 6 कॉज है हमारे पास। नंबर वन डिक्रीज वर्कलोड। ठीक है, अब जैसे किसी इंसान के हाथ पे प्लास्टर चढ़ गया है या उसका स्केलेटल मसल की तो एट्रोफी हो जाएगी क्योंकि सेल साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका हाथ काम ही नहीं कर रहा। जब आप कोई चीज़ काम नहीं करेगी तो जो मसल फाइबर्स हैं उनका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत देर से ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिसयूज, इट मीन्स बहुत देर से उसका काम नहीं हो रहा, तो स्केलेटल मसल फाइबर्स विल डिक्रीज इन नंबर ड्यू टू अपोप्टोसिस एज वेल एज इन साइज। नंबर और साइज दोनों डिक्रीज कर रहा है, चीकों की बात। और मसल एट्रोफी कैन accompanied by increased bone resorption leading to osteoporosis of the disuse। अब जैसे कि मसल एट्रोफी हुई है, तो मसल एट्रोफी क्यों हुई है? स्केलेटल मसल फाइबर्स के डिक्रीज होने की वजह से। तो इसके साथ साथ जो बोन है उसकी भी रिजॉर्प्शन हो जाएगी, और जब रिजॉर्प्शन होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, क्योंकि बोन को प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल रहे। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉस ऑफ इनर्वेशन। लॉस ऑफ इनर्वेशन में जी क्या है हमारे पास? द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स आर डिपेंडेंट ऑन इट्स नर्व सप्लाई। ठीक है, जब नर्व्स ही डैमेज हो जाएंगी, नर्व्स ही प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी, तो हमारा जो मसल है उसकी एट्रोफी हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई में क्या है? पहली बात ये कि जो आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज़ है ना, जब वो स्लोली डेवलप होगी, तो जब एक आर्टरी में कोई चीज़ ओक्लूड कर जाएगी तो टिश्यू को हमारा जो ब्लड है वो नहीं पहुंच पाएगा। जब टिश्यू को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो वहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा, विच में इसको हम यहाँ पे क्रोनिक इस्कीमिया कह रहे हैं। जब टिश्यू को ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा तो टिश्यू एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, नंबर वन आप पे बात, पहले आपने बात याद रखनी है, आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज। नंबर टू पे chronic ischemia. Number three, tissue atrophy. In the late adult life, the brain may undergo progressive atrophy mainly because of reduced blood supply as a result of atherosclerosis. दिस इज़ कॉल्ड सिनाइल एट्रोफी। अच्छा जी, ये जो है ना हमारे पास फिगर 2.27, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि गायराए और ये गायराए एंड सल्काए कितनी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, और दूसरे में देखें, जो सल्काएँ हैं वो वाइडेंड है और जो गायराए हैं वो नैरो है। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे आपको फ़र्क साफ पता लग रहा है। क्यों हुआ है? ये डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई की वजह से, बिकॉज ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस, और इसको हम कहेंगे सिनाइल एट्रोफी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनएडिकेट न्यूट्रिशन। इनएडिकेट न्यूट्रिशन में ये है प्रोफाइन प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, मेरास्मस जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अगर कैलोरी प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो तो उसको हम क्वाशियोकोर कहते हैं, और अगर प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन हो तो उसको हम मेरास्मस कहते हैं। प्रोफाउंड protein calorie malnutrition is associated with utilization of skeletal muscle proteins as source of energy after other reserves such as adipose stores have been depleted। अच्छा जी, जो कैकेक्सिया है ना, इधर इधर वर्ड मेन जो पॉइंट आपने लिखना है इधर कैकेक्सिया का लिखना है। जैसे यहाँ पे मेन पॉइंट आपने लिखना था आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज का, सिनाल एट्रोफी का, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं मेनली यही है। और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन में आपने मेन पॉइंट लिखना है कैकेक्सिया का। कैकेक्सिया क्या है जी हमारे पास? कैकेक्सिया इज अ मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग क्यों? उन पेशेंट्स में स्पेसिफिकली जिनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं, कैंसर होते हैं। अच्छा, अब कुछ कैटेटिक स्टेट्स ऐसी भी हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक ओवर प्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन TNF। ये भी जो है ना हमारे पास एपेटाइट सप्रेशन जिस तरह हो जाती है, हमारे पास भूख नहीं लग रही है, लिपिड डिप्लीशन हो गई है। ठीक है, दे ऑल लीड्स टू द मसल एट्रोफी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। मेनी हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज सच एज द ब्रेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज का मतलब क्या है? कि जो ब्रेस्ट है, जिस तरह हमने पढ़ा था प्रोलेक्टिन है हमारे पास, और हमारे पास और भी तरह के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। ये जो ऑर्गन्स है ना हमारे पास, ये स्पेसिफिक हार्मोन्स जब उन पे एक्ट करते हैं तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस शो करते हैं, इसीलिए हम इनको कह रहे हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज सच एज द ब्रेस्ट एंड द रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स आर डिपेंडेंट ऑन द एंडोक्राइन स्टिमुलेशन फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन। ये बात मैंने आपको बता दी। अब जैसे एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन हमारे पास लॉस हो गई है मेनोपॉज के बाद, तो हमारे पास एट्रोफी एंडोमेट्रियम हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक औरत है उसको अब मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी एट्रोफी हो जाएगी। अब उसके बाद शी कांट कंसीव अ बेबी। नेक्स्ट है जी हमारे पास विजाइनल एपिथेलियम एंड ब्रेस्ट। ठीक हो गया बात।
वेजाइनल एपिथेलियम की मेरे पास एट्रोफी हो जाएगी, ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाएगी, एट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियम, मुझे 3 चीज़ों की एट्रोफी हो रही है, आपने याद रखना। लॉस ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास 3 चीज़ों की एट्रोफी हो रही है। किन 3 चीज़ों की? उन ऑर्गन्स की जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ जिनको हम कहा था हमने ऊपर, ठीक होगी बात। और उन्होंने क्या किया है? एंडोमेट्रियम, वेजाइनल एपिथेलियम एंड ब्रेस्ट। सिमिलरली द प्रोस्टेट एट्रोफीज फॉलोइंग केमिकल और सर्जिकल कैस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेशर। टिश्यू कंप्रेशन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम कैन कॉज एट्रोफी एंड एनलार्जिंग बिनाइन ट्यूमर कैन कॉज एट्रोफी इन द सराउंडिंग इन्वॉल्व्ड टिश्यूज, ठीक होगी बात। अब कोई बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं हमारे पास, एक मैलिग्नेंट एंड बिनाइन। बिनाइन वो होता है जो लोकलाइज होता है, मैलिग्नेंट इज नॉट लोकलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर के इर्द गिर्द की जो जगह है ना, वो भी हमारे पास एट्रोफी हो जाए, उसकी भी एट्रोफी हो जाएगी। Atrophy in this setting is probably the result of ischemic changes caused by compromise of the blood supply by the pressure exerted by the expanding mass, ठीक है ये बात। सादी सी बात है जी, प्रेशर में कि जो अगर स्पेसिफिक लेंथ के लिए किसी टिश्यू पे कंप्रेशन हुई है, कोई दबाव पड़ा है, तो उसकी भी एट्रोफी हो जाएगी बिकॉज ऑफ इस्कीमिक चेंजेस। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी। मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड नंबर 2 इज इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन इन द सेल। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होती है। हमने पढ़ा था ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो जब हमारे ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, तभी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो जब ग्रोथ फैक्टर्स ही एक्ट नहीं करेंगे, ट्रॉफिक सिग्नल्स ही नहीं मिलेंगे ग्रोथ फैक्टर्स को, ग्रोथ रिसेप्टर्स को, तो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाएगा हमारे पास, तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। और क्योंकि mRNA ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हो रही, तो इस वजह से हमारी एट्रोफी हो जाएगी।